स्टूडेंट्स, ये हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं केमिस्ट्री का। सो स्टार्ट करते हैं। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है गामा रेज की, फिर होती है बीटा रेज की और फिर होती है अल्फ़ा रेज की। जो हमारी गामा रेज होती है वो हमारी कैसी होती है, न्यूट्रल। बीटा रेज हमारी नेगेटिवली चार्ज रहती है एंड अल्फ़ा रहती है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। एक्स रे की वेवलेंथ कम होती है और पेनिट्रेशन हाई होती है। मतलब जिन भी रेज की पेनिट्रेशन पावर हाई रहती है उनकी वेवलेंथ कम रहती है। ठीक है। एक्स रे कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक रेडियम एंड पोलोनियम। और जो फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल रहते हैं उनमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है। मीन्स कि फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल में इतनी एनर्जी प्रेजेंट रहती है कि वो मैटर के अंदर कुछ एक्सटेंट तक पेनिट्रेट कर जाते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे कर जाएंगे, बट कुछ एक्सटेंट तक कर जाते हैं, इतनी उनमें एनर्जी रहती है। अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट। अल्फ़ा पार्टिकल कैसा रहता है, पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था अल्फ़ा स्कैटरिंग वाला, उसके अंदर अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं। इसका मतलब है कि कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है सेंटर में। ठीक है। जब उसने डिफ्लेक्ट हुआ है इट मीन्स कुछ पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में, तो अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं क्योंकि बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब अल्फ़ा भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस में भी बीच में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे मीन डिफ्लेक्ट होगा। अब रदरफोर्ड का अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि बीच प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए थे। अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव है और डिफ्लेक्ट हुए, इट मीन्स कि एटम के बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। और वहाँ पे उसने बताया कि बीच में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। लेकिन उसका साइज़ काफ़ी स्मॉल है। क्यों? क्योंकि आपके आधे से ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल सीधे चले गए थे बिना किसी डिफ्लेक्शन के। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए थे और बहुत कम ऐसे थे जो पूरे 180 तक डिफ्लेक्ट हो गए थे। इसलिए न्यूक्लियस का साइज़ काफ़ी स्मॉल है। अब न्यूक्लियन के अंदर आपने क्या क्या इंक्लूडेड होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके क्या बनता है, न्यूक्लियन। ड्राबैक क्या है रदरफोर्ड के, कि एक तो इसने स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं करी एटम की। ठीक है। इसने बोला कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन, वो मूव करता है हमारा अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ एंड जो मोशन है वो एक्सिलरेटेड है। एक्सिलरेटेड मतलब धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है, तो इसका मतलब तो लास्ट में जाके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ठीक है। लूज एनर्जी एंड फॉल इन, तो ये इसका ड्रॉबैक था। तो इसके बाद इसके ड्रॉबैक को दूर करने के लिए अपने पास कौन आया था, बोहर आया। उसने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करते हैं लेकिन एक सर्टेन ऑर्बिट में, सर्टेन लेवल में रिवॉल्व करते हैं, वो एक्सिलरेटेड मोशन नहीं होता, फिक्स एनर्जी में करते हैं। इलेक्ट्रॉन नॉट रेडिएट एनर्जी। ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल की हाईएस्ट एनर्जी, उसने बोला कि न्यूक्लियस रहेगा, उसके चारों तरफ शेल रहेंगी, उन शेल में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बिना एनर्जी को रेडिएट करे। और जो आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर वाली शेल रहेगी, उसमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी रहेगी। ठीक है। उसके बाद आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। ठीक है। सिर्फ न्यूट्रल एटम के केस में होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, अदरवाइज एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नो टू एलिमेंट क्या है सेम एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अलग मिलेगा, कार्बन का अलग, हाइड्रोजन का अलग। सो नो टू एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन विच डिस्टिंग्विश द एटम ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम अदर। अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं ना, वो ही हमारे डिस्टिंग्विश करते हैं एक एटम को दूसरे एटम से, ऑफ वन एलिमेंट टू अनदर। मास नंबर हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब भी मास नंबर निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन देखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखना, उनका सम करोगे तो क्या आएगा, मास नंबर आ जाएगा। अगर मास नंबर दे रखा हो तो आप उससे नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम क्या होता है, 2n²। अब ये क्वेश्चन अभी हरियाणा में भी एचटेट पीजीटी में भी पूछा गया था, ये वाला डिट्टो, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं किसी भी शेल में। तो ये जो छोटा सा है बट इससे क्वेश्चन आते हैं। तो 2n²। आपको कोई भी दे दे कि थर्ड शेल में मैक्सिमम नंबर कितने हैं, तो 2 × 3 का स्क्वेयर। अब के शेल में 2, एल में 8, इसमें 18, इसमें 32 अपने आ सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम है ना, कांट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इवन इफ इट हैज़ कैपेसिटी। अब इस यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि अपन एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन पे आ जाएंगे, लेकिन अगर ये आपकी आउटर मोस्ट शेल है तो आप इसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम टेक पार्ट इन रिएक्शन बिकॉज दे हैव मोर एनर्जी।
देन ऑल इनर एटम। अब जो आपका एटम में जो सबसे बाहर वाले शेल है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब जो हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, सिर्फ वही रिएक्शन में पार्ट करते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा रहती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? जो सबसे बाहर हमारे आउटर मोस्ट शेल रहती है उसके अंदर, तो उनमें ही सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है और वही रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। आउटर मोस्ट शेल इज वैलेंस शेल एंड उसी के अंदर क्या रहता है? हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद आते हैं नियॉन गैस हमारी किस में यूज़ होती है? एडवर्टाइजिंग साइन में, ये रेड कलर की ग्लो करती है। आर्गन गैस लाइट बल्ब में यूज़ किया जाता है, क्यों? ताकि टंगस्टन फिलामेंट रहता है ना जो बल्ब के अंदर, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाए, इसलिए हम आर्गन गैस को लाइट बल्ब के अंदर फिल करते हैं। इफ़ आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, यह आपको पता भी होगा कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या चाहिए? आउटर मोस्ट में 8 चाहिए, तो वो 4 लूज़ भी करके स्टेबल हो सकता है और 4 गेन भी कर सकता है। तो ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो शेयर करता है 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी एटम के साथ। वैलेंसी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी होती है उसको वैलेंसी बोलते हैं। आप बोल सकते हो कि जो भी भाई उसको स्टेबल होने के लिए कितने और मतलब चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो +1 -1 -2 +2, ये उसकी वैलेंसी होती है। अब मेटल के केस में आपकी वैलेंसी होती है जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना उसमें एटम में, वही आपकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन नॉन मेटल के केस में क्या होता है? 8 में से माइनस करोगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपको क्या मिल जाएगी? वैलेंसी मिल जाएगी। सेम यही चीज़ है। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? कितने आपको इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे या गेन करने पड़ेंगे टू अचीव नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब स्टेबल होने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या कितने आप लूज़ करोगे, वही आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। इनर्ट गैस आपको पता ही है ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, 8, 18 ये सब उनके आउटर मोस्ट में रहता है, उनकी 0 वैलेंसी रहती है, वो ना लूज़ करते हैं ना गेन करते हैं, स्टेबल रहते हैं। अब कोवैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब इसमें तो क्या लॉस किया या गेन किया। कोवैलेंसी में क्या रहता है कि शेयर करता है, लेकिन ये दोनों का जो वो रहता है न्यूमेरिकली, ये दोनों क्या है? सेम। यहाँ पे लिखा भी है इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट आर न्यूमेरिकली सेम। ठीक है, डेफिनेशन इनकी अलग है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी है ये न्यूमेरिकली सेम रहती है। डिफरेंस इन मास ऑफ आइसोटोप इज ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम ये पूछा जाता है, हैवी हाइड्रोजन आइसोटोप कौन सा? अपना ड्यूटेरियम है। ऑर्डिनरी कौन है? प्रोटियम है। प्रोटियम के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रहता है। हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है या नॉर्मली कौन सा आइसोटोप है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता? तो वो है प्रोटियम, हाइड्रोजन का ऑर्डिनरी आइसोटोप। हैवी हाइड्रोजन आइसोटोप को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ऑल आइसोटोप हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है कि जितने भी आइसोटोप हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहते हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसे रहेंगी? सेम। मास उनका डिफरेंट रहता है और इसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग होती है। अब ये तीनों एक बार देख लेना। रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास क्या रहता है? एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन रहते हैं उनके न्यूक्लियस में, और जिसकी वजह से वो अलग अलग टाइप के रेडिएशन को एमिट करते हैं। यूरेनियम 235 फ्यूल की तरह यूज़ होता है, और जो ट्यूमर को ट्रेस करने के लिए आर्गन 74, क्लोट के लिए